तो हम लोग आज आ गए ट्यून्ड एम्पलीफायर में, ठीक है। तो अभी तक जो भी एम्पलीफायर हमने देखा मेनली पावर एम्पलीफायर्स, और इन जनरल जो हम लोग बेसिक्स देखे थे, बेसिक्स में हमने सीखा था कि कैसे एम्पलीफायर हम लोग बनाते हैं बीजेटी का यूज करके, यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का यूज करके हम लोग कैसे एम्पलीफायर बनाते हैं। और एम्पलीफायर का फंक्शन क्या होता है, सिग्नल्स को एम्पलीफाई करना मिनिमम डिस्टॉर्शन को लेते हुए। आइडियल एम्पलीफायर कौन सा होगा, जो सिग्नल को एम्पलीफाई करे, सिर्फ उसका एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करे और वेव शेप में डिस्टरबेंस नहीं लाए, वेव शेप में डिस्टॉर्शन नहीं लाए, और लगभग वैसा ही वेव शेप हमें मिले जैसा इनपुट में था, वैसा ही आउटपुट में मिले, सिर्फ उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज्ड मिले, सो दैट कि एक्चुअल आपका एम्पलीफिकेशन प्रोसेस हो सके। तो ये सारी चीजें हमने अब तक एम्पलीफायर में देखा था। एम्पलीफायर में होता क्या था कि एक पर्टिकुलर सिग्नल हमें मिलता था, ठीक है, सिग्नल टाइम वेरिंग सिग्नल होता था, और हम लोग एम्पलीफायर के ट्रांजिस्टर को डीसी इनपुट देते थे, और सिग्नल का वेरिंग सिग्नल और डीसी इनपुट मिलके एक आउटपुट वोल्टेज इन दोनों की वजह से क्रिएट होता था, ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टीज के हिसाब से, ट्रांजिस्टर के क्यू पॉइंट के सिलेक्शन के हिसाब से, ट्रांजिस्टर के कट ऑफ वोल्टेज के हिसाब से, और हम लोग अलग अलग यूजेस के लिए अलग अलग टाइप के वेव्स को एम्पलीफाई करते थे, अलग अलग टाइप के सिग्नल्स को हम लोग एम्पलीफाई करते थे। लेकिन अभी तक जितना भी चीज हमने देखा, अभी तक जितने भी ट्रांजिस्टर के टाइप को हमने देखा, जितने भी एम्पलीफायर के टाइप को हमने देखा, उनमें हमने एक ही सिग्नल की चर्चा की, ठीक है। हम लोग आराम से क्या करते थे, इनपुट साइड में दिखाते थे कि ये टाइम वेरिंग सिग्नल है, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम वेरिंग सिग्नल है, और हम लोग डीसी इनपुट देते थे उस एम्पलीफायर के ट्रांजिस्टर को, और इन दोनों का कंबाइन मिलके ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टीज के हिसाब से, क्यू पॉइंट के सिलेक्शन के हिसाब से, ऑपरेटिंग रीजन के हिसाब से, और आपका रीजन जो होता था आपका एक्टिव फॉरवर्ड एक्टिव रीजन और कट ऑफ रीजन के हिसाब से आगे चल के आपको आउटपुट वेव मिलता था, जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता था, और इससे हमें एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल मिलता था। लेकिन हमेशा आप लोगों को लगता होगा कि क्या सिग्नल यही एक रहेगा सिर्फ आपके एम्पलीफायर में, क्या सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी का सिग्नल रहेगा, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। तो होता क्या था कि अब तक जितने भी एम्पलीफायर हमने देखा, हम लोग सिर्फ ड्रॉ कर लेते थे और एक वेरिंग वोल्टेज इस तरह से हम लोग दिखा देते थे। लेकिन हमेशा अगर हम लोग रियल लाइफ इवेंट्स पे लेके चलें, रियल लाइफ इवेंट्स को अगर हम लोग ध्यान में रखें, तो हम लोग हमेशा देखते हैं कि सिग्नल्स और किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का नहीं होगा, सिग्नल्स अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के हो सकते हैं, ठीक है। तो सिग्नल्स जो आपका है, एक सिग्नल में बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज हो सकते हैं, ठीक है, कभी भी सिग्नल एक टाइप का नहीं होगा। एक नॉर्मल एग्जांपल ले लो, कहीं भी हमने देखा कि हम लोग पावर एम्पलीफायर को ऑडियो एम्पलीफायर भी बोलते हैं, जैसे ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, ये इसमें भी जो एम्पलीफायर लगा होगा वो पावर एम्पलीफायर लगा हुआ होगा, ठीक है। हम लोग कहीं भी स्टेज पे देखते हैं, कहीं भी स्टेज शो हो रहा है, वहां पे जो माइक्रोफोन लगा रहता है और जो साउंड बॉक्स सिस्टम या लाउड स्पीकर लगा रहता है, वो भी क्या है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, और जाहिर है उसके अंदर भी पावर एम्पलीफायर लगा हुआ होगा, ठीक है। उसके अंदर स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर भी होगा, यानी वोल्टेज एम्पलीफायर भी होगा, और लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर भी होगा, पावर एम्पलीफायर भी होगा, मल्टी स्टेज परफॉर्मेंस होगा, ये सब सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। अब एक नॉर्मल एग्जांपल हम लोग लें कि कहीं पे भी स्टेज पे कोई फंक्शन हो रहा है, ठीक है, कोई म्यूजिक कंसर्ट हो रहा है, ठीक है, कहीं भी कोई म्यूजिक प्रोग्राम हो रहा है स्टेज में, आप लोग टीवी में रेडियो में हमेशा देखते हो, तो कोई पर्टिकुलर एक प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक का, ठीक है, वहाँ कुछ सिंगर्स अवेलेबल हैं, कुछ म्यूजिशियंस अवेलेबल हैं, सबके हाथ में अलग अलग प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है, किसी के पास गिटार है, किसी के पास बांसुरी है, ठीक है, किसी के पास ड्रम सेट है, इस तरह अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स सबके पास अवेलेबल हैं, और कुछ एक सिंगर्स हैं। अब जाहिर है वहाँ का जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, यानी वहाँ जो माइक्रोफोन का सेट्स लगा हुआ है, और उनके थ्रू लाउड स्पीकर्स पे जो आवाज आ रही है, स्पीकर्स पे जो आवाज आ रही है, और अगर उनका लाइव टेलीकास्ट भी चल रहा है, तो टीवी पर जो प्रोग्राम आ रहा है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद, और सिग्नल का ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग होने के बाद, तो टीवी पे भी प्रोग्राम आ रहा है, जाहिर है वहाँ जो सिग्नल मिल रहा है आपके माइक्रोफोन्स को, ठीक है, आपके डिवाइसेस को, क्या वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हो सकता है? बताइए, क्या वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हो सकता है? नहीं, कभी नहीं। तो हमेशा रियल लाइफ इवेंट्स में ये सब जो हम लोग देखते हैं ना, वो एक तरह से आइडियल केसेस देखते हैं। यहाँ हम लोग जो ड्रॉ करते हैं, एक इस तरह से सिग्नल दिखा दिए, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा, रियल लाइफ इवेंट में कभी ऐसा नहीं होगा कि एक सिंगल फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी।
हमेशा जो भी आपका इनपुट होगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज होगी। जैसा एग्जांपल अभी हम लोग लिए म्यूजिक कंसर्ट का, ठीक है, तो म्यूजिक कंसर्ट चल रहा है, वहां पे लाइव प्रोग्राम चल रहा है, बहुत सारे सिंगर हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बज रहा है, बहुत सारा वहां पे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, बहुत सारा डिवाइस है, सबका कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज आपके माइक्रोफोन में इनपुट की तरह मिल रहा है और सबका अलग-अलग एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। अब होता क्या है कि ये वाइड वेरिंग रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, वाइड वेरिंग रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। यहां जो हम लोग डिस्कस करते थे ना पावर एम्पलीफायर में, एक ही फ्रीक्वेंसी दिखाते थे तो मतलब था कि फ्रीक्वेंसी वेरी भी कर रहा होगा ना तो बहुत नैरो रेंज में वेरी कर रहा होगा, यानी लगभग एक जैसा ही फ्रीक्वेंसी होगा। लेकिन जहां तक इस म्यूजिक कंसर्ट में हम लोग आए, बहुत अलग-अलग टाइप का फ्रीक्वेंसीज है, बहुत आपका स्मॉल फ्रीक्वेंसीज भी अवेलेबल है और बहुत लार्ज फ्रीक्वेंसीज भी अवेलेबल है, जैसे ड्रम बीट वगैरह हो गया, ठीक है, तो ड्रम बीट का जो साउंड है या आपका जो वोकल इंस्ट्रूमेंट्स है उसकी फ्रीक्वेंसीज कम होती है, जो आवाज सिंगर लोग सिंग कर रहे हैं, जो आपके वोकल कॉर्ड से निकला हुआ आवाज है उसकी फ्रीक्वेंसीज कुछ और है। अब जाहिर है उनको हम लोग एम्पलीफाई करके सिग्नल में निकाल रहे हैं। अब होता क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी डिवाइस आप प्ले कर रहे हो, जो भी म्यूजिक आप प्ले कर रहे हो, कभी भी आपके पास जो म्यूजिक सिस्टम है, आपके इवन मोबाइल में जो म्यूजिक सिस्टम है, या आपने कोई ऑडियो सिस्टम देखा होगा जिसमें म्यूजिक सिस्टम है, उसमें आपने देखा होगा कि कभी-कभी हम लोग इक्वलाइजर की बात करते हैं, ठीक है, इक्वलाइजर या फिर पुराना वाला एम्पलीफायर और म्यूजिक सिस्टम अगर आपने देखा होगा तो पुराना वाला एम्पलीफायर और म्यूजिक सिस्टम में होता क्या था कि एक मेन होता था वॉल्यूम के लिए, ठीक है, एक मेन नॉब होता था वहां पे वॉल्यूम के लिए, और भी देखिएगा तो वहां पे बहुत छोटे-छोटे नॉब होंगे अलग-अलग चीजों के लिए। तो एक मेन होता था वॉल्यूम के लिए, अगर आप वहां पे गौर करोगे तो और भी बहुत सारा छोटा-छोटा नॉब होगा जिसको हम लोग रोटेट करा सकते हैं। सपोज दैट ये वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है, तो आपने देखा होगा कि अलग-अलग फ्रीक्वेंसी रेंज लिखा रहता है, 20 हर्ट्ज, 20 किलोहर्ट्ज और समथिंग इस तरह से अलग-अलग फ्रीक्वेंसीज रेंज रहता है। कहीं-कहीं दिया रहता है कि ये बास के लिए है, ये ट्रेबल के लिए है, ठीक है, ये वोकल के लिए है, और इस तरह अलग-अलग चीजें रहती हैं उसमें। आप अपने मोबाइल में भी कभी इक्वलाइजर में जाओगे तो इक्वलाइजर में आपको दिखेगा कि बहुत सारा प्री डिफाइंड सेटअप्स रहता है, जहां आप उस पर्टिकुलर साउंड को आप कंसर्ट के हिसाब से सेट कर लो, आप रॉक के हिसाब से सेट कर लो, आप पॉप के हिसाब से सेट कर लो, आप डांस ट्रैक के हिसाब से सेट कर लो, तो ये अपने अपने ऊपर इक्वलाइजर का कनेक्शन सेट करने की बात होती है वहां पे। मतलब क्या है, हम लोग क्या करते हैं, ये सब एडजस्ट करके क्या करते हैं, अगर आपको ड्रम बीट का आवाज ज्यादा सुनना हो एक पर्टिकुलर साउंड में से, अगर आपको ड्रम बीट का जो थंपिंग साउंड है वो ज्यादा सुनना हो, आप बास इंक्रीज करोगे, ठीक है, अगर आपको वोकल कॉर्ड, वोकल साउंड ज्यादा सुनना है, जो आवाज आ रही है सिंगर के गले से उसको ज्यादा सुनना है, आप ट्रेबल को इंक्रीज करोगे। मींस क्या है, हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज करने से क्या होता है, वो पर्टिकुलर वॉल्यूम हमें ज्यादा सुनाई देता है। जैसे हमने बास को इंक्रीज किया तो बास इंक्रीज करने से जो आपका ड्रम बीट का थंपिंग साउंड है वो ज्यादा सुनाई देता है। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बंच ऑफ सिग्नल्स में से, इस ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसीज में से एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ही एम्पलीफाई कर रहे हैं। अगर हम बास को ही इंक्रीज कर रहे हैं तो जाहिर है ड्रम बीट का थंपिंग साउंड को इंक्रीज कर रहे हैं, तो सारी अवेलेबल फ्रीक्वेंसी में से एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई कर रहे हैं। हम अगर ट्रेबल को इंक्रीज कर रहे हैं तो हम वोकल साउंड यानी गले से निकले हुए साउंड को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ही हम एम्पलीफाई कर रहे हैं। इस तरह अलग-अलग इक्वलाइजर में सेटअप होता है। तो हम लोग देखते हैं कि एक ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी जो एक साथ आपके इनपुट में आ रहा है, उसमें से किसी एक पर्टिकुलर सेलेक्टेड फ्रीक्वेंसी को हम अपनी जरूरत के हिसाब से एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। अब किसी के मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि जाहिर है अब तक जो हमने एम्पलीफायर देखा था वो एम्पलीफाई तो करता था, लेकिन वहां कौन सी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है इस पे हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, ठीक है, जाहिर है इसको जितना इनपुट मिल रहा था, अब तक के एम्पलीफायर को हमने देखा, अब तक के पावर एम्पलीफायर को जितना भी इनपुट मिल रहा था सबको एम्पलीफाई कर रहा था। लेकिन यहाँ हम लोग जो केस देख रहे हैं, ये ऑडियो सिस्टम के केस में, ये एम्पलीफायर के केस में, आपके मोबाइल में जो म्यूजिक सिस्टम है उसके इक्वलाइजर के केस में, हम लोग देख रहे हैं कि गिवन अ सेट ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसीज में से किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ही हम लोग एम्पलीफाई और डी एम्पलीफाई कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। तो जाहिर है सेलेक्ट कैसे करेंगे फ्रीक्वेंसी को, ये क्वेश्चन आना चाहिए कि आपके पास दिया हुआ है बहुत सारा फ्रीक्वेंसीज, आप कैसे सेलेक्ट करोगे कि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ही एम्पलीफाई करना है, और कैसे फिर उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ही एम्पलीफाई कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन मन में आना चाहिए, कैसे कर पाएंगे ये, तो कैसे किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट कर पाइएगा बताइए। बालू वगैरह रहता है ना,
तो आप लोग देखिएगा बालू का जो है, जब प्लास्टर आपको कराना होगा घर पे, तो हमें बालू का महीन कण चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, एक जाली लगा देते हैं, ठीक है, एक मेटल का हम लोग जाली लगा देते हैं और इस तरह बालू गिरता है। जो पतला वाला कण है वो नीचे चला गया, जो मोटा वाला कण है इसी में रह गया, हम लोग सेपरेट कर दिए। जाहिर है इस तरह का कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए ना, जिससे हम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, उस ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी जो सब इनपुट का हिस्सा है, सब इनपुट का पार्ट है, अ बंच ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो आपके इनपुट का पार्ट है, उसमें से चाहे तो सबको एम्पलीफाई करें एक ही रेट से, या अलग अलग फ्रीक्वेंसी को अलग अलग रेट से हम एम्पलीफिकेशन करें, किसी में ज्यादा एम्पलीफिकेशन करें, किसी में कम एम्पलीफिकेशन करें। ये कब पॉसिबल हो पाएगा, जब हम उन फ्रीक्वेंसीज को सेपरेट कर पाने में सक्षम होंगे, या हमारा एम्पलीफायर ऐसा बना हुआ होगा कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ही वो एम्पलीफाई करे, बाकी फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई नहीं करे। कैसे हो सकता है ये? इसके पहले एम्पलीफायर के क्लासेस में एक दिन आप लोगों को ट्यूनिंग के बारे में बताए थे, है ध्यान में किसी को? ट्यूनिंग के बारे में बताए थे, तो कुछ चीजें समझाए थे, उसको भी याद कर लो तो आपका आंसर मिल जाएगा। क्लास सी की जब चर्चा किए थे, क्लास सी एम्पलीफायर की जब चर्चा किए थे, तो ट्यूनिंग का जिक्र आया था वहां पे, और बताए भी थे कि ट्यूनिंग का मतलब क्या है। जहां आपको बहुत सारी वाइड वैरायटी ऑफ फ्रीक्वेंसीज मिल रही है, बहुत वेरिंग फ्रीक्वेंसीज मिल रही है, अलग अलग रेंजेस की फ्रीक्वेंसीज एक साथ आपके इनपुट में अवेलेबल है, उस बैंड को हम कैसे नैरो करेंगे? वहां तो बहुत बड़ा बैंड है, वहां तो बारीक साउंड भी है और वहां हेवी साउंड भी है, वहां वोकल साउंड भी है, वहां बांसुरी जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का साउंड भी है, और वहां बिगर ड्रम जैसे थंपिंग साउंड का साउंड भी है। बहुत वाइडली वेरिंग फ्रीक्वेंसीज है, उसको नैरो कैसे बनाएंगे बताइए? तो ट्यून्ड की चर्चा किए थे, ट्यूनिंग की चर्चा किए थे, ट्यूनिंग का मतलब ही बताए थे कि बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि रेडियो में ट्यूनिंग करते हैं, फाइन ट्यूनिंग करते हैं। वो ट्यूनिंग क्या है? तो एक नॉब को हम लोग घुमा कर ट्यूनिंग करते हैं, मींस उसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं। आपके एम्पलीफायर, आपके रिसीवर की फ्रीक्वेंसी को हम नॉब घुमा के एडजस्ट करते हैं, सो दैट आपकी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी से उसकी मैचिंग हो जाए और आपको रेडियो सिग्नल बेटर मिलने लगे। वहां एक चर्चा और किए थे रेजोनेंस के कांसेप्ट का ट्यूनिंग में, ये आपके दिमाग में आना चाहिए था। रेजोनेंस का कांसेप्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, ये पहले भी आपको बता चुके हैं। रेजोनेंस का कांसेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हम एग्जांपल लेके चलें, सपोज दैट आपके पास सीरीज आरएलसी सर्किट है, सपोज दैट आपके पास सीरीज आरएलसी सर्किट है, यहाँ R ओम का एक रेजिस्टर है, L हेनरी का एक इंडक्टेंस है और C फैराड का एक कैपेसिटर है, ठीक है? आरएलसी सर्किट है। अब आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस तो सबको पता होगा, बताइए रेजोनेंस तो कम से कम बताइए। पहले भी बता चुके हैं कि रेजोनेंस एक इफेक्ट होता है, तो होता क्या है कि आपका ये वैरिंग वोल्टेज सोर्स है, टाइम वैरिंग वोल्टेज सोर्स है, ठीक है? हो सकता है अल्टरनेटिंग साइनसॉइडली वैरिंग वोल्टेज हो, जाहिर है इस सप्लाई वोल्टेज की अपनी कोई फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है? अगर किसी हिसाब से फ्रीक्वेंसी को हम एडजस्ट कर सकें, ठीक है, किसी डिवाइस को लगा के फ्रीक्वेंसी को हम एडजस्ट कर सकें, तो हमें पता है कि यहाँ क्या होता है, तो आपको L पता है, आपको XC पता है, तो इन दोनों के वजह से रेजिस्टेंस के अलावा जो ये दो बचे हुए डिवाइस है, आपका इंडक्टर और कैपेसिटर, इनमें दो प्रॉपर्टी है, इंडक्टर की प्रॉपर्टी है इंडक्टेंस और कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस। और हम पहले भी बता चुके हैं कि ये भी क्या करेगा, तो आपके फ्लो ऑफ करंट में हमेशा अपोजिशन करेगा। इंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो चेंज इन करंट को अपोज करता है, और कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है। और कैसे अपोज करता है ये भी पहले बता चुके हैं, कैसे अपोज करता है, तो ये चेंज इन करंट के हिसाब से अपने आप में एक वोल्टेज इंड्यूस कर लेता है इंडक्टर, और वो वोल्टेज क्या होता है, तो हम लोग कई बार देख चुके हैं, आपका L di/dt, और लेंज लॉ के हिसाब से ये अपने होने के कारण को अपोज करता है, यानी चेंज इन करंट को अपोज करता है अल्टीमेटली, इसलिए हम लोग माइनस साइन देते हैं। उसी तरह आपका कैपेसिटर क्या करता है, तो चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है। चेंज इन वोल्टेज को अपोज कैसे करता है, तो करंट को फ्लो करा के अपोज करता है। करंट को फ्लो करा के अपोज करता है, तो हम जानते हैं C dV/dt, ठीक है? करंट को फ्लो करा के ये अपोज करता है, ठीक है?
तो इस तरह का केस हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये दोनों डिवाइसेस के वजह से ये चीजें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि ये रिएक्टेंस भी ऑफर करता है ये डिवाइस, यानी फ्लो इन करंट को कहीं ना कहीं अपोज करता है रेजिस्टेंस की तरह, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है रेजिस्टेंस की तरह। और इसी तरह हमने कंबाइन असर लाया कि एसी सर्किट में रेजिस्टेंस का रोल जेड प्ले करेगा, यानी इंपेडेंस प्ले करेगा, ठीक है। और इंपेडेंस क्या होता है एक्चुअली, तो योर इंपेडेंस इज R प्लस jx, ठीक है। और अगर इंडक्टर का रिएक्टेंस रहेगा तो L लगा देंगे हम लोग, कैपेसिटर का रिएक्टेंस रहेगा तो हम लोग C लगा देंगे उसमें। इतनी चीजें हम लोग वहां पे देख चुके हैं, यानी कहीं ना कहीं ये इंपेडेंस क्या है, इंपेडेंस का यूनिट भी ओम होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट भी ओम होता है, ठीक है, और रिएक्टेंस का यूनिट भी ओम होता है, यानी ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। लेकिन जैसे ही एक्स के हम लोग डिटेल में जाएंगे तो इंडक्टेंस की वजह से, L के वजह से जो रिएक्टेंस है यानी XL है वो क्या हो जाता है ओमेगा L, यानी 2 पाई FL, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं ये जो रिएक्टेंस है जिसका यूनिट ओम है यानी रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, लेकिन रेजिस्टेंस से अलग होगा। अलग क्यों होगा, क्योंकि एक तरह से ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रेजिस्टर है। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ये जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है आपके सर्किट में उसकी वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड वेरी करता रहता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं एक तरह से इसको नाम दे सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रेजिस्टर। उस तरह क्या होता है कैपेसिटर के केस में हम लोग देखते हैं तो ये क्या हो जाता है 1 बाई ओमेगा सी, यानी 1 बाई 2 पाई FC, ठीक है। तो ये XC ये हो जाता है। इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि ये फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कहीं ना कहीं डिपेंड तो कर रहा है फ्रीक्वेंसी पे, यानी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ये जो रिएक्टेंस ऑफर कर रहा है उस रिएक्टेंस में वेरिएंस आ रहा है। और जहां भी रेजिस्टेंस और इस तरह के डिवाइस लगे हुए होंगे तो यहाँ दोनों का कंबाइन एक्शन होगा, और दोनों के कंबाइन एक्शन से हम लोग देख पाएंगे कि ये मैग्नीट्यूड का टोटल रेजिस्टेंस ऑफर होगा, ठीक है। अगर इंडक्टेंस की वजह से तो L आ जाएगा यहाँ, और कैपेसिटेंस की वजह से है तो C आ जाएगा, यानी इस मैग्नीट्यूड का रेजिस्टेंस यहाँ पे ऑफर होगा। ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। अब होता क्या है कि हमेशा हम बता चुके हैं, पहले भी कितनी बार बता चुके हैं कि रेजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी को डिसिपेट करता है, यानी एक करंट के फ्लो में, करंट के फ्लो के खिलाफ एक अपोजिशन ऑफर करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है, और उस अपोज करने की वजह से हम लोग जानते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हर जगह है, तो कहीं ना कहीं उसको अपोज कर रहा है तो वो उतनी एडिशनल एनर्जी जो है उसके हीट में कन्वर्ट हो जाती है और रेजिस्टेंस हीट हो जाता है। यानी हम लोग देखते हैं कि रेजिस्टेंस एनर्जी को डिसिपेट करता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कुछ पार्ट को वो हीट में कन्वर्ट कर देता है जो वापस रिकवरेबल नहीं है, जिसको वापस हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में रिकवर नहीं करते हैं। यानी कहीं ना कहीं यहाँ एनर्जी डिसिपेट हो रही है, बर्बाद हो रही है। लेकिन पहले ही बता चुके हैं कि ये दोनों ऐसा डिवाइस है इंडक्टर और कैपेसिटर जो एनर्जी को डिसिपेट नहीं करता है। जितना एनर्जी एक हाफ साइकिल में लिया उतनी ही एनर्जी दूसरे हाफ साइकिल में लौटा देता है। ये हमेशा हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि दोनों डिवाइस एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे है, तो पहले भी कितनी बार हम लोग देख चुके हैं कि जब भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ करेंगे तो ये आपका इमेजिनरी एक्सिस हो गया वर्टिकल, और ये आपका रियल एक्सिस हो गया। पहले भी बता चुके हैं कि आपका इंडक्टर की वजह से जो आपका पावर ट्रायंगल बनेगा और कैपेसिटर की वजह से जो पावर ट्रायंगल बनेगा वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगा, यानी एक थीटा एंगल से ये बना रहा है, एक थीटा एंगल से ये बना रहा है, जो आपका ये पावर ट्रायंगल होगा, ठीक है। यहाँ जो रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, सपोज दैट ये रेजिस्टेंस है, ये आपका रिएक्टेंस है और ये आपका इंपेडेंस है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से r² प्लस XL², ठीक है। उसी तरह ये रेजिस्टेंस है, ये रिएक्टेंस है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से r² प्लस XC², तो इस तरह करके ये मैग्नीट्यूड आएगा। इसी कारण से हमेशा इसको हम लोग इसके ऊपर साइड में इंडक्टेंस के लिए शो करते हैं और इस कोऑर्डिनेट में हम लोग कैपेसिटेंस के लिए शो करते हैं। इसी कारण से J की वैल्यू जो देते थे इसमें प्लस J रहता था और इसमें माइनस J रहता था, ठीक है। यानी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। अब इसका मतलब समझो, हम लोग देख चुके हैं ना कि सिर्फ अगर इंडक्टिव सर्किट का ग्राफ रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझना है। जैसे हम लोग इसमें ड्रॉ कर लिए, ठीक है, ये ग्राफिक्स आपको शो कर रहा है, मैथमेटिक्स शो कर रहा है, लेकिन हम हमेशा बोलते हैं कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग, ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग। यानी जाहिर है हमारे इंजीनियरिंग का एक कांसेप्ट होगा जिसकी वजह से हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो कांसेप्ट क्या है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं जैसे इंडक्टर है, इंडक्टर में सपोज दैट हम सप्लाई दे रहे हैं,
और इंडक्टर के अंदर वोल्टेज डेवलप हो जाता है चेंज इन करंट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ वैरिंग वोल्टेज है तो वैरिंग करंट होगा। ये वोल्टेज डेवलप हो जाता है जो चेंज इन करंट को अपोज करता है। अब हम इंडक्टर के केस में देख चुके हैं कि इंडक्टर के केस में अगर ये वोल्टेज हम लोग दे रहे हैं तो हम लोग अपने आप देखते हैं कि इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो कुछ इस तरह का होगा, और इंडक्टर में लैग करता है करंट की लीड करता है आपके सप्लाई वोल्टेज से। ठीक है, तो अगर प्योर इंडक्टिव कॉइल होगा तो ये π/2 से लैग करेगा करंट। क्लियर? अब इसी तरह जो कैपेसिटिव सर्किट है, जो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है उसमें भी वैरिंग वोल्टेज सोर्स अगर हम लोग दे रहे हैं तो यहां भी हम लोग देखते हैं कि अगर यही वोल्टेज सप्लाई हम लोग दिए, यही सेम वोल्टेज सप्लाई दिए, तो वहां उस सर्किट में जो करंट होगा वो कुछ इस तरह का होगा। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, वहां पे करंट लीड करेगा। अब हम लोग देख चुके हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये दोनों डिवाइस एनर्जी को बर्बाद नहीं करता है। जितनी एनर्जी लेता है हाफ साइकिल में उतना ही अगले हाफ साइकिल में ही एनर्जी लौटा देता है। ठीक है, अब दोनों का ग्राफ देखो, तो दोनों का ग्राफ, दोनों के करंट के ग्राफ को अगर हम लोग चर्चा करें, वोल्टेज तो दोनों में सेम दे रहे हैं दोनों सर्किट में, लेकिन दोनों के करंट के ग्राफ को अगर हम लोग देखें, तो करंट के ग्राफ को हम लोग देखें तो हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। कैसे कॉम्प्लीमेंट्री है बताइए? दोनों एक ही काम कर रहा है, दोनों एक साइकिल में एनर्जी को लेता है, एक हाफ साइकिल में तो अगले हाफ साइकिल में लौटा देता है, लेकिन ये काम एक साथ नहीं होता है। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है? ये जिस हाफ साइकिल में एनर्जी ले रहा होगा उसी हाफ साइकिल में ये एनर्जी दे रहा होगा, ये जिस हाफ साइकिल में एनर्जी दे रहा होगा उसी हाफ साइकिल में ये एनर्जी ले रहा होगा। हो गया कॉम्प्लीमेंट्री? हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। अब कैसे कॉम्प्लीमेंट्री? तो इस ग्राफ को ही प्लॉट कर दो, पता चल जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। देख लो ग्राफ को प्लॉट करके, तो सपोज दैट पहले इस करंट के ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, इस करंट के ग्राफ को प्लॉट कर लो, इसको रेफरेंस मान लेते हैं। ठीक है, इंडक्टर के सर्किट के अंदर के करंट को हम रेफरेंस मान लेते हैं। तो रेफरेंस को हम 0 से अगर स्टार्ट करें, ठीक है, अब देखो इसके और इसके बीच में कितना फेज डिफरेंस है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, इसमें से इसको घटा लेना है, यानी π/2 माइनस दिस माइनस π/2। ठीक है, कितना हो गया ये? तो π/2 प्लस π/2 इज इक्वल टू पाई, यानी दोनों का करंट 180 डिग्री से डिफर कर रहा है। 180 डिग्री का मतलब एंटी फेज, यानी जिस वक्त ये यहां शुरू हुआ होगा, ये क्या है आपका? ये है आपका पाई, 180 डिग्री से डिफर कर रहा है। ठीक है, ये है आपका 2 पाई, यानी 180 डिग्री के बाद ये शुरू हुआ होगा। यानी 180 डिग्री के बाद ये शुरू हुआ होगा और इस तरह करके कंटिन्यूअम में चला जाएगा। इसको अगर कंप्लीट कर दें तो इस तरह से करके कंटिन्यूअम में चला जाएगा। हो गया एक दूसरे का पूरक। जिस समय ये पॉजिटिव साइकिल देता है उस समय ये नेगेटिव साइकिल देता है, जिस समय ये पॉजिटिव साइकिल देता है उस समय ये नेगेटिव साइकिल देता है। क्लियर? जिस समय ये पॉजिटिव साइकिल देता है उस समय ये नेगेटिव साइकिल देता है। यानी अगर थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लो कि पॉजिटिव साइकिल में एनर्जी रिलीज करता है और नेगेटिव साइकिल में एनर्जी एब्सॉर्ब करता है दोनों डिवाइस। ठीक है, दोनों डिवाइस के लिए अगर हम थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लें कि पॉजिटिव साइकिल में एनर्जी रिलीज कर रहा है और नेगेटिव साइकिल में एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है, तो देखो इसका इंडक्टर का ये पॉजिटिव साइकिल में एनर्जी रिलीज कर रहा है। ठीक है, उसी वक्त कैपेसिटर एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है। क्लियर? जिस समय कैपेसिटर पॉजिटिव साइकिल में, यानी कैपेसिटर अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है, उसी वक्त इंडक्टर अपनी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है। क्लियर? अगर हम ऐसा करें कि दोनों के करंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम और आरएमएस बराबर हो, तो ये जितना एरिया कवर करेगा उतना ही ये एरिया कवर करेगा। यानी पॉजिटिव एरिया इज इक्वल टू नेगेटिव एरिया हर वक्त, अगर करंट का मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर हम ऐसा एडजस्टमेंट कर दें कि मैक्सिमम वैल्यू दोनों का करंट का IM सेम है, तो होगा क्या
कि जितना एनर्जी एक हाफ साइकिल में ये रिलीज कर रहा है पॉजिटिव बन के इंडक्टर वाला, उतनी ही एनर्जी इस हाफ साइकिल में ये एब्जॉर्ब कर रहा है। समझ में आया? यानी एनर्जी का बैलेंस बन गया। इन दोनों डिवाइस की वजह से अब सर्किट में ना एनर्जी रिलीज हो रही है ना एब्जॉर्ब हो रही है, क्योंकि जितनी एनर्जी ये लेता है इंडक्टर उतनी एनर्जी वो रिलीज कर देता है कैपेसिटर। अगले हाफ में जितनी एनर्जी रिलीज करता है कैपेसिटर उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है इंडक्टर। ठीक है, तो जाहिर है एनर्जी का बैलेंस बना हुआ है, अब एनर्जी कहीं जा ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है ये चीज? सपोज दैट इमेजिन करो आपके पास 100 रुपीज था। ठीक है, आपके पास 100 रुपीज था, सपोज दैट इमेजिन करो 100 रुपीज में से 50 रुपीज हमने अपने काम के लिए रख लिया। ठीक है, बाकी 50 रुपीज को हमने अलग कर दिया। दो मेरे दोस्त हैं ए और बी। ठीक है, मेरे पास 100 रुपीज था, 50 रुपीज मैंने अपने लिए रखा, 50 रुपीज को मैंने अलग कर दिया दोस्तों के लिए। मेरे दो दोस्त हैं ए और बी। ये क्या करते हैं, ए मुझसे 50 रुपीज उधार ले लेता है 6 महीने के लिए। ठीक है, ए मुझसे 50 रुपीज उधार ले लेता है 6 महीने के लिए, और पहले का दिया हुआ 50 रुपीज बी मुझे वापस कर देता है उसी 6 महीने में। ठीक है, अगले 6 महीने में बी फिर से मुझसे वापस 50 रुपीज मांगता है, तब तक ये मुझे वापस कर चुका होता है, और ये सीक्वेंस हमेशा चलता रहता है। यानी जब ये उधार लेता है तब ये 50 अपना लौटा देता है, ये 50 उधार लेता है तो ये 50 अपना लौटा देता है।